ऑल राइट, ये आपके सामने एक पेपर है, अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा जी। ये जी अक्टूबर नवंबर 2020 और पेपर वन ऑफ कोर्स आपका कल पेपर वन है, वेरिएंट टू है। तो 1 आवर 30 मिनट्स है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो टोटल टाइम होता है वो 1 आवर 30 मिनट्स यानी कि 90 मिनट्स होते हैं आपके पास। अच्छा, और आपके पास मार्क्स कितने होते हैं इसके अंदर? 80, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट सबसे पहली चीज। अगर टाइम आपसे मैनेज नहीं हो रहा, तो मैं कई बच्चों को जानता हूं जो उनको सवाल आते थे लेकिन नहीं कर सके, सर वो टाइम खत्म हो गया, और उसकी वजह ये है कि उन्होंने टाइम मैनेज नहीं किया। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ, ये जनरली तो आपको पता होता है कि अच्छा ठीक है सर इतना टाइम है, देख लेंगे। आप घड़ी देख रहे हो, अच्छा घंटा पड़ा है, अभी आधा घंटा पड़ा है। दिस इज नॉट द वे टू मैनेज टाइम एट ऑल। आपको जरूरत है माइक्रो टाइम मैनेजमेंट की। और वो क्या है कि अगर आपके पास 90 मिनट है, तो उसमें से आपके पास हर क्वेश्चन के बाद एक शॉर्ट केस स्टडी होती है P1 के अंदर। इसका मतलब है वो पढ़ने में आपको 4 क्वेश्चन होते हैं और चारों में आपको पढ़नी है, राइट। तो आपके 10 मिनट तो उसमें लगेंगे, यानी कि अगर 2 मिनट भी लगाए ना, 2 से 3 मिनट ऑन एवरेज हर क्वेश्चन के स्टार्ट में जो शॉर्ट केस स्टडी होती है, तो इतना टाइम तो लगेगा ही। तो इसका मतलब है कि आपके पास आपके 10 मिनट निकल जाएंगे। इसका मतलब है अगर हम देखें ऑन रियलिस्टिक ग्राउंड्स, तो आपके पास 1 मार्क के लिए होता है 1 मिनट। ये ध्यान में रखें। इसका मतलब है कि अगर आपने 4 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट आप कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपको 4 मिनट में करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 मिनट में करना है। अगर अच्छा, अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये है माइक्रो टाइम मैनेजमेंट। और इसमें कभी भी आपको क्वेश्चन ना आता हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन आपको कभी भी टाइम शॉर्ट नहीं होगा आपका। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ डेफिनेट। अच्छा, अब ये कि अगर फर्ज किया आपने 4 मार्क का क्वेश्चन किया और आपके 5 मिनट लग गए, तो एटलीस्ट आपको ये पता है कि मेरा 1 मिनट ऊपर चला गया। तो आगे ये हो सकता है कि अगला जो आपका 6 मिनट का 6 मार्क का क्वेश्चन है वो 5 मिनट में कर लें। देखो, अगर आपके पास 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। सर जी जी, सर बोले जी जी। सर तो आप कह रहे हैं कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना ही टाइम दें? जी बिल्कुल, यही ठीक है बता रहा हूँ। सर। अगर आपका एक क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, आपको पता है 20 मार्क्स का ही होता है, और आपने लेट से इसमें तो रद्दोबदल आप कर सकते हैं। कैसे? कि आपने 4 मार्क्स में फर्ज किया टाइम लगा दिया 6 मिनट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन आपको जब ये पता है कि 1 मार्क के पीछे 1 मिनट है, तो इसका मतलब है आप 2 मिनट पीछे चले गए। अब आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि आगे जो आपका फर्ज किया कि 6 मिनट का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स में 2 6 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है अच्छे से। सर जी, बट जो रेशियोज वाला क्वेश्चन होता है उसमें तो टाइम ज्यादा लगता है वैसे इन सब क्वेश्चन से। अब वो ठीक है आपकी बात। अच्छा, 6 मार्क्स में मैं आपको बताता हूँ 6 मार्क्स में ये मैं आपको मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ। अभी मैं आपको इसको एड्रेस करता हूँ। अच्छा, 6 मार्क्स है तो आप इसको फिर 5 मिनट में करोगे। और जो एक और 6 मार्क का एक एनालाइज वाला क्वेश्चन होता है, एक एवेल्यूशन वाला होता है, डू यू थिंक वाला, वो भी आप 5 मिनट में करोगे। अभी मैं सवाल पे भी आता हूँ, क्वेश्चन पेपर पे आता हूँ। क्या हुआ, दोनों में आपको एक एक मिनट बच गया, और एक एक मिनट आपने कम इस्तेमाल किया क्योंकि आप पहले ही 2 मिनट पीछे थे, 6 मिनट लगा दी था आपने। ये आप देखो, एक आधे सवाल में 1 मिनट या 2 मिनट को ऊपर नीचे करना आसान काम है, ये हो जाता है। लेकिन इमेजिन करो कि आपने 20 नंबर का क्वेश्चन खत्म किया और आपका टाइम लग गया 30 मिनट। इमेजिन करो, अब आप 10 मिनट पीछे चले गए। अब ये 10 मिनट, आई एम वेरी सॉरी टू से, कवर करना बहुत मुश्किल काम है। और अगर आपने फिर भी ख्याल ना किया और 2 क्वेश्चन और कर लिए, और आपके ये जो 10 मिनट हैं ये 20 मिनट में कन्वर्ट हो गए। और अक्सर होता है बच्चों के साथ, सर वो मैं आखिरी क्वेश्चन पे पहुंचा या पहुंची, तो सर वो सिर्फ 10 मिनट रह गए थे या 5 मिनट रह गए थे, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर आप फारग हो गए, फिर पेपर पूरा नहीं होता आपका। इसीलिए जब आप स्टार्ट से हर क्वेश्चन को देखोगे कि मेरे कितने, आपके ध्यान में रहेगा मैं 2 मिनट पीछे हूँ या 3 मिनट पीछे हूँ या 1 मिनट आगे हूँ।
अच्छा, तो ये आपको आपके ध्यान में रहेगा। अब सवाल आया कि सर 6 मार्क में जो डू यू थिंक वाला होता है ना, वैल्यूएशन वाला, उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। बिल्कुल लगता है, और लगना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि 20 नंबर में 6 नंबर तो उसी के हैं। अच्छा, अब आपके सर वो कैसे लगाएं अगर ज्यादा टाइम लग जाए? तो आपने तो कहा 1 मार्क के पीछे 1 मिनट। तो आपको ये बता रहा हूं कि हर सवाल, ये मैंने आपको मैक्सिमम टाइम बताया है, मतलब इससे कम टाइम आप लगा सकते हो और लगता भी है, मैं भी बताता हूं आपको। लेकिन इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि अगर ज्यादा लगाओगे, हाँ, एक आधा मिनट अगर आप ऊपर नीचे हो भी गए तो वो आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो, हर पार्ट में आपके एक एक 2-2 मिनट ऊपर जा रहे हैं, तो मामला खराब है। 2 पार्ट में अगर आपका मिनट ऊपर गए तो अगले पार्ट में वो मिनट आपने कवर करने हैं, ताकि आपका जो पूरा 20 नंबर का सवाल है वो 20 मिनट में ही पूरा हो। क्योंकि अगर 20 मिनट का सवाल आप 25 मिनट में या 30 मिनट में कर रहे हो तो आपका पेपर पूरा नहीं होना। क्यों? क्योंकि एवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन, जो कि हर क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होता है, उसमें सोचना पड़ता है। मैं भी आता हूँ सिर्फ, वो टाइम मांगता है। तो वो तो आपको पहले ही टाइम शॉर्ट है, तो उसमें आपने क्या करना है? फिर आप मारोगे गंद, चलो यार कुछ तो लिख दो, और फिर नंबर कटेंगे, और फिर मामला आपका खराब हो सर जी जाएगा। शुभ शुभ बोले, ऐसा ना करें। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं करना ना आपने। अच्छा, अब सवाल कई आते हैं स्टेट के, आइडेंटिफाई के, यानी कि स्टेट का क्वेश्चन आया या आइडेंटिफाई का आया, तो आपको तो सिर्फ 2 वर्ड्स लिखने हैं। नो डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड एट ऑल। 2 वर्ड लिखे, कहानी खत्म। तो 2 वर्ड कितनी देर में लिखे जाते हैं अगर आपको आते हैं? 5 सेकंड में, 10 सेकंड में। तो आपका टाइम बच गया वहां पर। तो ये आपने जेहन में रखना है। अच्छा, मैंने इतना टाइम, मेरा 1 मिनट ऊपर जा रहा है, और वो 1 मिनट ऊपर आप वो जो एवेल्यूशन वाला क्वेश्चन है उसमें दे सकते हो, या 2 मिनट आप ऊपर चले गए हो तो। लेकिन ये आप तब कर पाओगे, यानी कि टाइम को मैनेज करना कहीं कम हो गया तो आपने बचाना है, कहीं आपका जो टाइम है वो कम लगा हुआ है, तो वो आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, किस क्वेश्चन में? ये तब आप कर सकते हो जब आप हर क्वेश्चन के बाद आपको पता हो कि आप टाइम से आगे जा रहे हो कि पीछे, चाहे वो 2 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का है या 6 नंबर का है। तो ये अगर आप करोगे तो मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, कभी भी आपका टाइम शॉर्ट नहीं होगा। अच्छा, अब हम, ये तो मैंने आपको एक बात बता दी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। अब हम आगे चलते हैं असल चीज पे, जो कि पेपर है। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, और अब हम आगे हैं जी। अच्छा, एक बात और, हाँ, अगर फर्ज किया कोई बच्चे की राइटिंग बड़ी स्लो है, कोई वजह हो गई, सवाल नहीं आ रहा था, उसमें टाइम लग गया, ओके, हो जाता है, रियल टाइम है। ये तो मैं आइडियल बता रहा हूँ ना। फिर क्या होगा? अब आपकी सिचुएशन मैं बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, जिससे बच्चों का ग्रेड रह जाता है। ए आना होता है, बी आ जाता है, बी आना होता है, सी आ जाता है। क्या? आपके पास एक क्वेश्चन बच गया 20 मार्क्स का। ठीक है, आपने घड़ी देखी, आपको पता चला कि आपके पास सिर्फ 7 मिनट है। आपने कहा ये तो मामला खराब है, या आपने कहा जी 8 मिनट है, या चलो मैं थोड़ा सा और बेहतर कर लेता हूँ, 10 मिनट है, ऐसे कर लो। अब ये बात तो पक्की है कि पेपर पूरा नहीं होना आपसे, जो मर्जी कर लो आप। पेपर पूरा ये कि आपने स्पेस को फिलअप नहीं करना, आपको वो आंसर देना है जो एग्जामिनर मांग रहा है, वो तो नहीं होने वाला, ये बात तो पक्की है। ये मैं आपको बता दूं। तो अब आपको क्या करना है, ये बात याद रखनी है आपने। आखिरी क्वेश्चन 10 मिनट, आपके चलो यार ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ये तो करें, नहीं करने। आपको यार आते हैं सर, वो आता है मुझे, नहीं करने। ये बड़ा इसके लिए जिगरा चाहिए। मतलब आपको अगर 10 मिनट है तो डायरेक्ट आपको जाना है किस पे? लास्ट 2 पार्ट्स पे, यानी कि डी पार्ट और ई पार्ट। ये आपने जेहन में रखना है, डी और ई। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्क्स रखने वाले क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन 6 मार्क्स के हैं, आपको पता है। चलिए, तो अब आप इमेजिन करो, आपने ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, किसी तरह से पूरे कर लिए, नंबर कितने मिले? 12। अच्छा, नहीं, अच्छे अटेम्प्ट किए आपने सर, थोड़ा बहुत मिस भी हो गया, क्योंकि जरा बेटा 12 नंबर के लिए तो 12 मिनट चाहिए थे, वो 10 मिनट थे। आपने 10 मिनट वाला ही अटेम्प्ट किया, नंबर थोड़े कट गए, 12 में से कितने आ गए? 12 में से चलो 10 आ गया, इमेजिन कर लेते हैं। अब आपने जो दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे आप, 2 नंबर वाला, फिर 2 नंबर वाला, फिर 4 नंबर वाला, और वो कितने जी, उसके नंबर कितने? आपने वो कमाल का अटेम्प्ट कर दिया। आपने कहा सर डी और ई नहीं हुए, बाकी मैंने सर ए बी सी सर ये कमाल कर दिए, मैं आप सर लेवल कर दिया मैंने। तो लेवल तो आपने कर दिया है, लेकिन वो उधर जो बैठे हुए हैं ना, वो भी देख रहे हैं।
वो कहेंगे जी ये टोटल नंबर कितने बनते हैं जो आपने अटेम्प्ट किया, 8 नंबर, आपने डी और ई अटेम्प्ट ही नहीं किया। सर तो जी उन्होंने नंबर, लेवल करना है फिर। हाँ तो सुनो ना, तो आपने अब वो जो 8 नंबर का अटेम्प्ट कर लिया तो मैक्सिमम कितने नंबर आएंगे, 8। और उधर जो आपने डी और ई अटेम्प्ट किया और बाकी सारे छोड़ दिए और थोड़ा सा गन गन भी मार दिया या थोड़ा सा अटेम्प्ट नहीं भी हुआ, जैसे कि आपने ई पार्ट की वैल्यूएशन छोड़ दी, वैल्यूएशन के नंबर कितने होते हैं, 2, नहीं हुई आपसे, टाइम लगा नहीं हुआ, नंबर कितने मिलेंगे अगर आपने सब कुछ सही किया, 10 नंबर। 2 नंबर फिर भी ज्यादा मिलेंगे उससे। वो जो बच्चे बेवकूफी करते हैं कि जो छोटे नंबर के क्वेश्चन है उनको पहले अटेम्प्ट करने लग जाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ सर्वाइवल मोड, यानी कि अगर आपने सरवाइव करना है कि यार अब कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो छोटे मार्क्स के क्वेश्चन जो ज्यादा आसान है आपके लिए करने, वो छोड़ देने सर जा और डी और ई को अटेम्प्ट करना। कटर नहीं मिला। अच्छा सर जी, लास्ट पार्ट के अंदर थोड़ी ज्यादा देर लग जाती है, तो फिर हम आखिरी 10 मिनट के अंदर वो वाला पार्ट क्यों करें? आपको मैं वही बता रहा हूँ ना, अगर ज्यादा ऐसा देखा जाए। आपको वही बता रहा हूँ कि 12 मिनट लगते हैं नॉर्मली, आपके पास 10 मिनट थे, आपने 10 मिनट ही लगाए और थोड़ा गलत भी हो गया सवाल, या थोड़ा आप पॉइंट नहीं लिख सके या वैल्यूएशन नहीं भी, फिर भी आपको 10 या 9 नंबर चलो मिल जाएंगे। उसमें कितने मिलेंगे अगर सारा ठीक भी कर दिया, जो बाकी कितने मार्क्स रह गए, 8 नंबर। तो आपको 8 से ज्यादा सर नहीं जी मिलने अब वाले। सपोज करें कि लास्ट क्वेश्चन जो हमारा रेशियोज वाला आ गया है, उसके अंदर तो वैसे मैक्सिमम टाइम ज्यादा ही लगता है बाकी क्वेश्चन के निस्बत, तो यार फिर क्या P2 करें? में आते हैं रेशोज, P2 के यार अंदर वो मोस्टली आते हैं। P1 बात सुने, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है P1 में भी आते रहे हैं, P2 में आते हैं लेकिन सर वो P1 में दो भी नंबर आते के हैं। आते रहे हैं। जी बिल्कुल आते रहे हैं, लेकिन ये दो ध्यान में ओ रखें। भाई आते हैं, P1 में भी आते हैं सर, अच्छा ये इधर बताया मेरी था बात आपने। सुनो ना, मेरी तो सुन लो। अच्छा P1 का जो मैंने आपको ना मेरे नोट्स में ना अकाउंटिंग रेशोज के की रेशो को कैसे इंटरप्रेट करना है, क्या लिखना है, वो मैंने बताया हुआ, वो कितना मुश्किल काम नहीं है, वो आसान होता है अगर आपको पता हो कि रेशो की इंटरप्रिटेशन करते कैसे हैं, रेशो ज्यादा आए कम आए कौन सी वाली है तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं, नहीं पता तो मैंने सर बहुत जी अच्छे 6 से नंबर वाला बताएं कैसे करते हैं। 6 जो नंबर मेरे वाला नोट्स है बताएं। ना उसमें रेशो की इंटरप्रिटेशन डिटेल में की हुई है, वो देख लीजिएगा। बहरहाल मैं अब आगे चलता हूँ। अच्छा आगे हम आगे जी सर सवाल के ऊपर। सर एक सवाल है जी बोलें। सर जी। हाँ सर जी, मैंने ना अपना वो टाइम मेजर किया एक पेपर सॉल्व करने का। सर मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा पेपर करता हूँ, ई पार्ट छोड़ देता हूँ और मुझे 1 घंटा लगता है सारे के लिए। तो आखिरी आधे घंटे में मैं बाकी 4 ई पार्ट कर पाऊंगा अगर मैं ऐसे करता हूँ तो? ना 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 ये बिल्कुल गलत है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, यानी कि सबसे ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन और सबसे मुश्किल क्वेश्चन आप एंड पे करने की कोशिश कर रहे हो, ये बेवकूफी है, सर वो बिल्कुल नहीं करना। सर क्योंकि जो मुझे आता है मैं पहले वो सारे करता हूँ, मुझे पता है कि ई पार्ट में टाइम लग जाता है, तो देखो जो बात मुझे सुनो, आते हैं आप ये तो कर सकते हो, जो क्वेश्चन जो पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अच्छा आता है वो तो अटेम्प्ट कर लो, लेकिन आप ये कह रहे ठीक हो है सर। जो पार्ट्स मुझे आते हैं वो कर लूं और बाकी छोड़ दूं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो तो पूरा आपको, क्वेश्चन एक ही बार में करूँ? हाँ आप ये कर सकते हो कि मुझे फोर्थ क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है तो पहले वो स्टार्ट कर दो, ये हो सकता है, लेकिन उसको कंप्लीट ठीक करना है। इसी तरह उसके बाद मुझे सेकंड जो अच्छा आता है वो तीसरा है या दूसरा है वो अटेम्प्ट कर लिया पूरा, पार्ट्स में कभी नहीं ठीक करना। है अच्छा सर। अच्छा ओके। अब हम आगे जी क्वेश्चन पे, तो जरा इस पे बात कर लेते हैं, मैं जल्दी से पढ़ भी देता हूँ फिर मैं इसके बारे में बात करता हूँ। मैं जल्दी से पढ़ रहा हूँ, कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट भी किया होगा, कि मैं इसको साथ साथ लाइन लगाता जाता हूँ। पोलो ओन्ड अ सक्सेसफुल हेयर ड्रेसिंग सैलून इन द सिटी सेंटर। अच्छा अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप उनको अंडरलाइन करते जाएं। मैं यहाँ पर सारा अंडरलाइन कर रहा था लेकिन मैं इसको अब जरा रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको एप्लीकेशन में आसानी रहे। मतलब हेयर ड्रेसिंग सैलून को अंडरलाइन कर लें कि ये बिजनेस क्या है, सिटी सेंटर को अंडरलाइन कर लें क्योंकि सिटी सेंटर वो एरिया होता है जहां पर हाई कस्टमर ट्रैफिक होती है, आपको पता होना चाहिए। फिर ही हैज 4 पार्ट टाइम एम्प्लॉइज, इसको अंडरलाइन कर लिया। द बिजनेस हैज मेड अ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द लास्ट 3 years, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट हुआ है लास्ट 3 years में। ये मैं क्यों अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बाद में एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। अच्छा पिछले 3 साल में प्रॉफिट हुआ है। कोलो वांट्स टू एक्सपैंड बाय ओपनिंग अनदर हेयर ड्रेसिंग सैलून। अच्छा वो एक्सपैंड करना चाह रहे हैं और एक और हेयर ड्रेसिंग सैलून को ओपन करना चाह रहा है टू टेक एडवांटेज ऑफ द इकोनॉमिक बूम, यानी कि इकोनॉमिक बूम आया हुआ है और आपको पता है इकोनॉमिक बूम क्या होता है, हाई डिमांड होती है उस वक्त। अच्छा ही प्लान्स टू रिक्रूट अ मैनेजर फॉर द सेकंड सैलून यूजिंग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अच्छा अब मैनेजर रखना चाह रहे हैं और लेकिन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के थ्रू। ओके कोलो हैज आइडेंटिफाइड 2 पॉसिबल कैंडिडेट फॉर द पोजीशन, इंफॉर्मेशन अबाउट देम इज शोन इन टेबल 1.1। अच्छा जब भी आपको साथ टेबल दिया हो तो उसको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है,
क्यों? जब भी आपको टेबल दिया होगा या कोई ग्राफ दिया होगा, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन लाजमी होगा और वो कहेंगे कि टेबल 1/1 को यूज करें या बताएं, तो उस वक्त आप इसको देख सकते हैं। तो इसको फौरी तौर पे स्किप कर देना होता है। अब हम आते हैं नीचे। मैं अभी आंसर आपको नहीं दिखा रहा, सवाल आपको नजर आ रहा है। पार्ट ए, आइडेंटिफाई 2 फीचर्स ऑफ एन इकोनॉमिक बूम। आगे मैंने क्या लिखा हुआ है? 2K। इसका क्या मतलब है? आप ना ऐसा करें, अपना माइक म्यूट कर लें या मैं कर देता हूं। माइक को म्यूट रखिए ना अपना। शान आप भी। मैं कर देता हूं म्यूट, अगर आपसे नहीं हो रहा ना। वो रिमूव ही हो रहा है मेरे से तो। हाँ, माइक म्यूट कर लें। ये आईफोन साहब जो भी है ना, ये भी म्यूट कर लें। ऑल राइट। ये बच्चा फ्लेक्स मार रहा है। अच्छा चलें मैं छोड़ें। अच्छा, ये जरूरी चीज है, कल पेपर है, इधर ध्यान दें। अच्छा, अब आपको नजर आ रहा है, मैंने आगे लिखा हुआ 2K। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है और जो कमांड वर्ड आइडेंटिफाई से शुरू होता है, याद रखना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो पेपर में कमांड वर्ड आइडेंटिफाई से शुरू होता है, वो ये कहता है कि आपको सिर्फ एक वर्ड या एक लाइन लिखनी है। नो डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। आपने लाइन देख के कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर एक लाइन, एक मार्क के पीछे 2 लाइन देता है। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो वो देगा तो आपको 4 लाइन, लेकिन आपको 4 लाइन फिलअप करने की जरूरत नहीं है, वरना टाइम जाया होगा। आपने क्या देखना है? कमांड वर्ड क्या है? आइडेंटिफाई। इसका मतलब है आपको सिर्फ 2 वर्ड्स लिखने हैं या 2 लाइंस लिखनी है विदाउट डेवलपिंग इट। अच्छा, अब 2 फीचर्स उसने पूछे हैं इकोनॉमिक बूम के, तो मैंने आगे क्या लिखा आपको नजर आ रहा है? 2K। 2K का मतलब क्या है? 2 मार्क्स आर फॉर नॉलेज ओनली। और नॉलेज कैसे शो किया जाता है? कि आपने जो भी सिलेबस पढ़ा है, उसका कोई भी जो फीचर है या एडवांटेज है, जब आप उसको मेंशन करते हैं या डिसएडवांटेज है मेंशन करते हैं, तो आपको नॉलेज के नंबर मिल जाते हैं। ये ना, अपना माइक को म्यूट रखिए। आप अभी मेरी बात सुने फिलहाल, मैं फिर आपके क्वेश्चन को हैंडल करूंगा। अली हैदर, अपना माइक म्यूट कर लें जी, थैंक यू। अच्छा, तो आपको सिर्फ नॉलेज शो करनी है। तो 2K का मतलब है 2 मार्क्स आर फॉर नॉलेज। कोई एनालिसिस के मार्क्स नहीं है, कोई एप्लीकेशन के मार्क्स नहीं है, कोई वैल्यूएशन के मार्क्स नहीं। अच्छा, अब सवाल, अब गौर करें मैंने क्या लिखा है, ये देखें। फीचर 1 हाईएस्ट जीडीपी और फीचर 2 लिखा है वेरी हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये बूम है ना, आपको पता है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है, बिजनेस में भी है। अच्छा, अब यहाँ पर ना हाईएस्ट जीडीपी लिखना है, हायर जीडीपी नहीं लिख सकते, या वेरी हाई जीडीपी लिख सकते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर भी जीडीपी बढ़ती है, लेकिन जीडीपी हाईएस्ट कहाँ होती है? वो बूम में होती है। तो हायर लिखोगे तो मामला खराब हो जाएगा। अच्छा, तो मैंने 2 फीचर्स लिखे आपके सामने, मुझे यहाँ पर 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो मुझे यहाँ 2/2 मिलेगा, क्योंकि मैंने 2 नॉलेज 2 जगह पर शो कर दिया। इसी तरह मैंने लिखा है वेरी सर हाई हाई लेवल ऑफ हाई एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन में हायर एम्प्लॉयमेंट रेट चाहिए। नहीं, आप हायर एम्प्लॉयमेंट रेट भी नहीं लिख सकते, आप हायर इन्फ्लेशन भी नहीं ठीक लिख है, सकते। वजह हाई वजह यह है इन्फ्लेशन कि भी। ये साइंस होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। अगर तो यहाँ लिखा होता 2 फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आप हायर जीडीपी भी लिख सकते थे, आप हायर लेवल ऑफ या इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते थे। यहाँ नहीं, यहाँ वेरी हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये वर्ड आ सकता है, वेरी हाई जीडीपी या हाईएस्ट जीडीपी ये हो सकता है, क्योंकि बूम जो होता है वो सर वो इकोनॉमिक साइकिल का टॉप पॉइंट होता है। जी बोलें। सर ये वाले जो इन्फ्लेशन वाले पॉइंट्स हैं ये माइक्रो स्कीम में लिखे हुए हैं इस नहीं, क्वेश्चन के साथ। मैं बोलता इन्फ्लेशन वाला पॉइंट क्या लिखा है, मैं मार्क्स स्कीम भी खोल लेता हूँ, आप कहते हैं तो। क्या लिखा है? आप आपके सामने है, पढ़ोगे आप? एक सेकंड। अच्छा, आप ढूंढ लो फिर मुझे बताओ आप, या मुझे या फिर मार्क्स स्कीम यहाँ से खोलनी पड़ेगी। सर तो हमें हाईएस्ट वेजेस लिखनी पड़ेंगी, क्या लिखा है? हाईएस्ट वेजेस लिखेंगे। हाँ, वही कह रहा हूँ। तो यहाँ पर हर चीज पीक पे गई हुई है, तो आपने ये बात याद रखनी है। आप एम्प्लॉयमेंट का जिक्र कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का कर सकते हैं, जीडीपी का कर सकते हैं, इन्फ्लेशन का भी कर सकते हैं, लेकिन वो टॉप लेवल पे होंगे। ये बात ध्यान में रखनी है बस। सर मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है इंक्रीज इन प्राइसेस या फिर हायर प्राइसेस या फिर इन्फ्लेशन स्लैश टारगेट, तो इन्फ्लेशन लिखा हुआ है। अच्छा ओके, लेकिन आपने फिर भी यही लिखना है। आपने क्या लिखना है? वेरी हाई इन्फ्लेशन, ये बात याद रखिए। आप फिर भी यही लिखें, ओके फोकस इसी पे करें। अच्छा, आगे हम चलते हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे सवाल करूं, आपसे सवाल करता हूं, अगर यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ के फीचर पूछे होते तो क्या उसमें इन्फ्लेशन नहीं होती?
होती है ना? Yes. तो दोनों में फर्क क्या हुआ फिर? इकोनॉमिक बूम में और ग्रोथ के फ्यूचर में फर्क क्या हुआ अगर दोनों में इन्फ्लेशन लिख देंगे? ठीक है ना? तो तो फिर मतलब वहां बूम के अंदर सुपरलेटिव टर्म यूज करिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिल्कुल सही। अच्छा, आगे चलते हैं अब हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी आप गौर करें तो कमांड वर्ड आइडेंटिफाई से शुरू हो रहा है, ठीक है? और इसमें भी आपको 2 नंबर मिलेंगे नॉलेज के, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, कोई वैल्यूएशन नहीं। आपने दो स्टेजेस मेंशन कर दी, यू विल गेट 2 मार्क्स, और वो मैंने मेंशन की हुई है। क्या आप कोई भी 2 कर दें? जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप इंटरव्यू, कुछ और लिख, जो भी लिखना चाहें, ट्रेनिंग, वो आप लिख सकते हैं। सिर्फ 2 वर्ड्स लिखने हैं, दैट इज इट। तो आप मुझे बताओ, यहाँ आपका टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बच रहा है। 2 मार्क्स के लिए 2 मिनट है, लेकिन आप तो 2 सेकंड में लिख रहे हो ये, ठीक है? तो यहाँ टाइम बचेगा, और इस आपने नोट कर लेना कितना टाइम बच रहा है, क्योंकि आपने ये टाइम कहाँ इस्तेमाल करना है? एवेल्यूएशन में, क्योंकि एवेल्यूएशन में 6 मिनट से ज्यादा लगते हैं, ये पक्की बात है। तो वो इस तरह से आप उसको कंज्यूम कर लोगे सही तरीके से। अच्छा, आगे देखिए, आगे हमारे पास क्या आ गया जी? आगे तीसरा सी पार्ट देखते हैं। अब इसमें कमांड वर्ड आ गया आउटलाइन। आपने याद रखना है, जब भी कोई क्वेश्चन कमांड वर्ड आउटलाइन से शुरू होगा तो इसका मतलब है कि वो उनकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस की नहीं है। आप गौर करो, यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट आपको नजर आ रही है जो मैंने लिखी हुई है? 2 नंबर नॉलेज के और 2 नंबर एप्लीकेशन के। अच्छा, कई बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, सर ये एप्लीकेशन क्या होती है और ये एनालिसिस क्या होता है? तो मैंने कहा आपको जरा मैं ये क्लियर कर दूं, अभी मैं आंसर भी दिखाऊंगा। याद रखें, एनालिसिस बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को। ये ए लेवल में भी आपको काम आएगा, शायद अगर आपने मेरी इंस्टा पे वीडियो देखी हो तो वहां मैंने बताया हुआ है, लेकिन वहां जरा डिटेल में है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन वो क्या होता है? वो ये होता है कि आपने इम्पैक्ट शो करना होता है उस एडवांटेज का या डिसएडवांटेज का या फीचर का ऑन द बिजनेस। याद रखना है इम्पैक्ट। तो अगर आप यहां पर कोई एडवांटेज बताते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि इसका फायदा क्या होगा बिजनेस को, इसका मतलब है आप एनालिसिस नहीं कर रहे। याद रखना है। एप्लीकेशन क्या होती है? एप्लीकेशन डेवलपमेंट का नाम नहीं है। एप्लीकेशन का मतलब है कि आपने अपने आंसर को लिंक करना है विद द इंफॉर्मेशन गिवन एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा, अब 2 बातें हैं इसके अंदर। एप्लीकेशन के लिए एक, कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं, सर ये जो आपने ऊपर ये जो हमें छोटी सी केस स्टडी दी हुई है, क्या इसके वर्ड्स को कॉपी करके लिखना जरूरी है? यानी कि हमें जरूरी है कि हम 3 इयर्स का वर्ड इस्तेमाल करें, इकोनॉमिक बूम का वर्ड इस्तेमाल करें, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का वर्ड इस्तेमाल करें? क्योंकि आपकी जो मार्क्स स्कीम होती है उसमें यही लिखा होता है कि इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मतलब बात का क्यों? मतलब ये कि आप ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या इन वर्ड्स के इस्तेमाल करने से आपको एप्लीकेशन का नंबर मिल जाएगा? जवाब ये है, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी एप्लीकेशन आपके आंसर से के साथ रेलेवेंट नहीं होगी, आपको एप्लीकेशन का नंबर नहीं मिलेगा। मतलब एग्जांपल ये है, यहाँ लिखा है हेयर ड्रेसिंग सैलून, लिखा है ना? अब आप हर क्वेश्चन के, हर आंसर के शुरू में शुरू कर दें हेयर ड्रेसिंग सैलून बिजनेस या सैलून बिजनेस, तो इसका कोई नंबर नहीं है, क्योंकि ये तो हर जुमले के स्टार्ट में आप लिख सकते हैं। तो ये नहीं। इस तरह आप कोलो का नाम इस्तेमाल करेंगे, तो कोलो तो एक नाम है, इसका नाम आप चाहे 636 दफा भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको एप्लीकेशन का कोई नंबर नहीं मिलने वाला। ये बात याद रखिएगा। बिजनेस का नाम, प्रोडक्ट का नाम, ओनर का नाम, इसका कोई फायदा नहीं है, और ये एप्लीकेशन है ही नहीं। और एप्लीकेशन इवन तब भी नहीं होगी अगर वो आपके क्वेश्चन के साथ रेलेवेंट नहीं है। अच्छा सर जी, सर अब बिजनेस का नाम तो नहीं, अगर लेकिन जो बिजनेस है वो लिखें फिर तो मार्क्स मिल जाएंगे ना एप्लीकेशन के? खाली बिजनेस जैसे नहीं, जैसे हेयर ड्रेसिंग सलून लिखा है ना, तो अगर ये लिखेंगे तो फिर तो मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, अब मेरी हाँ बात फिर सुनो। तो मिलेंगे। नहीं नहीं, बात सुनो, देखो वो तब मिलेंगे अगर वो आपके क्वेश्चन, अब मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करता हूँ आपके, मैं अभी सर दोबारा बता रहा हूँ, आपकी क्वेश्चन की डेवलपमेंट में या आपके आंसर में वो फिट इन होता हो। मतलब ये कि सर आप जैसे सवाल, सुनो बात ना, सवाल आपका है जी कोई और, जैसे कि अभी हम अगर नीचे देख लें, सर, सवाल आपका जैसे वो मार्केट प्राइस का सवाल आ गया ना कि मार्केट मार्केट साइज प्राइस का और सवाल की है, वजह से या आप आप हाँ, मार्केट प्राइस का सवाल है, आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट लिख रहे हो एप्लीकेशन के तौर पे, तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मार्केट प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ आ रही बात की? तो ये ध्यान में रखना आपने। अच्छा, हाँ, ये कि आप लिखो कि मार्केट प्राइस हाई रखी जा सकती है,
प्राइस हाई रखी जा सकती है क्योंकि इकोनॉमिक बूम चल रहा है, तो लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा, ये समझ आती है क्योंकि आप रेलेवेंट बात कर रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा एक बात और, अब यहाँ पर क्या हेयर स्टाइल का जिक्र हुआ है? कहीं पर जिक्र नहीं है, मैंने अंडरलाइन भी नहीं किया हुआ, लेकिन हेयर स्टाइल कैन बी यूज्ड एज एप्लीकेशन। तो याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि आप वो वर्ड एज इट इज लिखेंगे और वो रेलेवेंट होगा तो एप्लीकेशन मानी जाएगी। नो, नॉट एट ऑल। अगर आपने अब हेयर ड्रेसिंग सलून में क्या होता है, वहां डांस तो होता नहीं है, ठीक है ना, वहां भाई स्टाइलिंग होती है ना, हेयर स्टाइलिंग। तो वहां पे अगर आप ये हेयर स्टाइलिंग की बात करते नहीं हैं, सर जी, वो अब चले आपको बाद में सर बताते जी हैं मैं अच्छा ये अच्छा वाली सर जी बात। मैं अच्छा आपका हाँ, ना सर इनके साथ ना बाद में, बॉक्सिंग मैच अच्छा करवाता हूँ। वो क्या अच्छा, नाम कहते हैं, जो मर्जी लिखो कि इसको मारो गोली। कौन कहता है? सर डील कहते हैं भाई चलो अच्छा ये जो चलो होती अब है ना बात चार सुनो, अब बात सुनो, स्टेटमेंट्स ये बस और मुझे दिमाग खोलने के लिए होती है। बेटा मेरी बात सुनो, ये आपके लिए मैंने क्लास रखी है ना, किसी और टीचर की बात ना करो, वो उनका काम है, मेरा मुझे ना बताओ उनकी बात। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, लेटर सर ऑन मैंने इसको पर शेयर भी हमारी करना है। बेसिक बॉक्सिंग मैच। अच्छा अच्छा, इधर पेपर बात में मेरी नंबर बात, कैसे आएंगे? हाँ मेरी बात, अब आपने अगर आप ये बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर सवाल ये है, मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ कि बिजनेस की सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए, तो अगर आप ये कहते हैं कि आप ट्रेन्ड स्टाफ रखते हैं जो यूनिक हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं, जिससे वर्कर्स अट्रैक्ट होंगे और ज्यादा विजिट करेंगे इन सलून को और सेल्स बढ़ेगी। तो अब यहाँ हेयर स्टाइलिंग का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन ये हेयर ड्रेसिंग बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन। ये बात आपने याद रखनी, ठीक है जी। तो ये नहीं भूलना, तो ये बात भी ध्यान में रखें कि जरूरी नहीं है कि यही वर्ड कॉपी करें। हेयर ड्रेसिंग सलून के बिजनेस के एनवायरनमेंट को आप इमेजिन करें और फिर आप लिख सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, आप ये याद रखिए कि एक और मैं एग्जांपल देता हूँ एप्लीकेशन की। आप ये जो यहाँ वर्ड्स हैं वो तो आप यूज कर ही सकते हैं, लेकिन वो रेलेवेंट होने चाहिए, बार बार बता रहा हूँ आपको। आप एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, ये परियाल आप पूछ रही हैं, सर देन हाउ टू डू एप्लीकेशन इफ यू डू नॉट हैव टू मेंशन बिजनेस नेम और ओनर्स नेम, आई ज्वाइन लेट सो आई मिस। अच्छा हाँ, देखो आप बिजनेस का नाम लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन का नंबर नहीं मिलेगा। ओनर का नाम लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके कोई एग्जामिनर को कोई चिढ़ थोड़ी है आपके साथ, लेकिन उसका एप्लीकेशन का नंबर नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन कुछ और होती है। एप्लीकेशन का मतलब है कि आप जो आंसर लिख रहे हैं वो आपकी उस कॉन्टेक्स्ट में फिट इन होता हो, जो कॉन्टेक्स्ट एग्जामिनर ने आपको दिया है एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बहरहाल ये भी आपको पता चल जाता है, आप फिक्र ना करो, मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया है, तो डोंट यू वरी। अभी मेरी बात सुनो, मैं आपसे ये कहता हूँ, एक और एप्लीकेशन की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अदर देन द वर्ड्स विच आर देयर। आप इकोनॉमिक बूम को एज एन एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लास्ट 3 इयर्स को एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 4 पार्ट टाइम एम्प्लॉइज को एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो रेलेवेंट है टू द क्वेश्चन। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, अगर किसी क्वेश्चन में इकोनॉमिक बूम का जिक्र हुआ है, ठीक है, तो अब इकोनॉमिक बूम बावजूद इसके कि लिखा हुआ है केस में, आप इसको उस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन होती है when you use the information which is given in the case। तो एग्जामिनर कहेगा भाई ये वर्ड तो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है इकोनॉमिक बूम का, अगर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में इकोनॉमिक बूम का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, या किसी क्वेश्चन में अगर पार्ट टाइम एम्प्लॉइज का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो आप उसमें ये वर्ड एज एन एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो कर लें, लेकिन एप्लीकेशन का नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक बूम कहीं पर भी एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं सिर्फ उस पार्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होगा जहां पर इकोनॉमिक बूम का वर्ड क्वेश्चन में आ गया हो, बाकी आप पार्ट्स में जहां मर्जी इस्तेमाल करें, नो इशूज। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा था कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट अच्छी बात है, वो कोई कहता है कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को जस्टिफाई करें कि क्या ये अच्छी बात है कि आपको एम्प्लॉइज एक्सटर्नली रिक्रूट करने चाहिए। तो अब मैं देखो एप्लीकेशन में कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि क्योंकि ये बिजनेस की नेचर ऐसी है जिसमें एम्प्लॉयज को डायरेक्टली इंटरेक्ट करना पड़ता है कस्टमर के साथ, और उनकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को सुनना पड़ता है, सच एज हेयर स्टाइलिंग। तो इसका मतलब है कि आपको ऑप्शन चाहिए टू चूज फ्रॉम, आपको वैरायटी चाहिए जिसमें से आप बेस्ट वर्कर्स चूज कर सके जो कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। इसलिए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट आपको ज्यादा चॉइस देता है
दैट इज व्हाई इट इज फार बेटर देन इंटरनल रिक्रूटमेंट। ये आपको मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एप्लीकेशन आ गई, ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि मैंने जस्टिफाई भी किया एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को और बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल किया बगैर किसी वर्ड के जो के केस में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एप्लीकेशन आ गई, ये याद रखना आपने। अच्छा, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं पार्ट सी के ऊपर। अब आप गौर करो, आउटलाइन जब आ गया तो मैंने आपको बताना था इसमें नॉलेज के 2 नंबर हैं, एप्लीकेशन के 2 नंबर है। इसका मतलब है आपको एनालिसिस शो करने की जरूरत नहीं है। कर देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर करेंगे तो होगा क्या? अगर आप करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और फिर टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, अब देखो मैंने कैसे अटेम्प्ट किया। मैंने क्या लिखा जी, गौर करें, मैं पहला पढ़ता हूँ। एडवांटेज 1, इट वुड बी इजियर टू मैनेज द बिजनेस। अच्छा, मैं इसको ना साथ साथ अब अंडरलाइन भी करता जाता हूँ क्योंकि ज्यादा चीजें आ गई हैं। क्या? अब आप गौर करो, सबसे पहले जो मैंने ये जो मैंने मेंशन किया है, इट वुड बी इजियर टू मैनेज द बिजनेस, ये क्या है? कोई बताएगा ये क्या चीज है? ये है नॉलेज। एक्सक्यूज मी सर। जी सर स्क्रीन पे ना येलो लाइंस आ रही है। हाँ जी, ये येलो लाइंस बिल्कुल जी आ सर, रही है। ये पता नहीं कोई खाच बंदा मार रहा है। हाँ, किसी ने लगा दी है, तो भाई ये जिसने लगाई है ना जरा हटा दे ये जी ये तो लाइन, फटीचर कपड़ों वाले क्योंकि ये को बताओ। जी, मेरे से फ्रॉकियां मेरे, पहनता है जो लगा रहा है। अच्छा मेरे से जा नहीं रही। एनीवे, अच्छा बहरहाल अभी फिलहाल इसी को ऐसे मैनेज करें टाइम को। ये अंबर आप लाइंस लगा रही हो, जरा इसको रिमूव कर दो। अच्छा जी, हमारे पास टाइम नहीं, कल आपका पेपर है, मैं परेशान हूँ, आप नहीं हूँ। अच्छा खैर, अब ये जो मैंने लाइन लगाई है, ये मैंने क्या किया, पहले मैंने नॉलेज शो की। क्यों? सवाल आपने फॉर द सेक ऑफ आंसर वो नहीं पढ़ना। सवाल जब आपने पढ़ना है तो ये सोचना है कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है। हमने वो लिखना है जो एग्जामिनर मांग रहा है, वो नहीं जो आपको आता है। उसका कोई फायदा नहीं है जो आपको आता है आप लिख देंगे, यार आता था मैंने लिख दिया, ये क्या बात है? आपने वो लिखना है जो एग्जामिनर मांग रहा है, वो लिखा है। वो नॉलेज मांग रहा था, आपने नॉलेज दी, मैंने दे दी कि इट वुड बी इजियर टू मैनेज द बिजनेस। अच्छा, अब आगे मैं लिख रहा हूं, as Colo would take care of one salon and the newly recruited manager would be handling the second one, Colo is planning to open। ये क्या किया मैंने? अब आप अगर गौर करो तो ये मैंने एप्लीकेशन इस्तेमाल कर दी। अब आप कहें सर ये कैसे पता एप्लीकेशन है? आपको पता है कि मैंने वर्ड इस्तेमाल किए कि इसको मैनेज करना आसान क्यों होगा, क्योंकि जब मैनेजर रखेंगे तो 2 ब्रांचेस हैं वो खोल रहा है, तो एक ब्रांच को मैनेजर देखेगा, एक ब्रांच को कोलो देखेगा, तो हैंडल करना आसान हो जाएगा। अच्छा, अब ये क्या है? ये है एप्लीकेशन। सर जो पहला पॉइंट है, सर इट वुड बी इजियर टू मैनेज द बिजनेस एज के बाद हम ये लिख सकते हैं कि जैसे प्रॉफिट हुआ है, ये 3 साल के लिए प्रॉफिट हुआ है, ये बिजनेस के लिए एडिशनल कॉस्ट नहीं बनेगा और ये बिजनेस अफोर्ड कर पाएगा कॉस्ट। हाँ, इसका अच्छा, पॉइंट लिख सकते भाई हैं कि एप्लीकेशन डिसएडवांटेज है, काउंट होगा। हाँ वो देखो बात, डिसएडवांटेज है। आप बात देखो, पता है कि आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हमने एडवांटेज को डेवलप नहीं करना। अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब नहीं, लिख तो सकते हैं, डेवलप करने का मतलब है कि आप एनालिसिस में जा रहे हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि बिजनेस को अगर मैनेज करना आसान होगा तो क्या होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं ये कहता हूं कि नाउ द कस्टमर्स वुड बी डेल्ट comfortably, customers will be attended in a very good way. Customers will be entertained in a way they want, leading to consumer loyalty. Customers would pay a visit time and again, leading to higher sales and profit। ये नहीं करना, क्यों नहीं करना भला? कोई बताएगा ये क्यों नहीं करना? एनीवन? इसी सर को क्योंकि मार्क्स नहीं है। जी, क्योंकि एनालिसिस के मार्क्स नहीं है। अब मैंने 2 लाइनें छोड़ दी ना, तो छोड़नी है। यू मस्ट हैव द करेज टू लीव द स्पेस। टाइम जाया नहीं करना। उसने एनालिसिस के नंबर नहीं रखे हुए, मैं लिख सकता था कि जी अगर आप ये लिखोगे कि बिजनेस को अगर मैनेज करना आसान होगा तो क्या फायदा होगा। ये क्या है? इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। पहले कस्टमर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा और उस इम्पैक्ट से बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एनालिसिस। ये नहीं करना, क्योंकि आउटलाइन है, आउटलाइन में एनालिसिस